नमस्कार बच्चों, पांडे क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा जो है बायोमॉलिक्यूल्स का सेकंड लेक्चर। ठीक है ना। ठंड बहुत है बेटा, बहुत आप लोग बचा के रहें। हाँ, बहुत ठंड लग रही है। चलो अब हम लोग बेटा स्टार्ट करने वाले हैं। किसके बारे में? सबसे पहले डिस्कस करेंगे एंजाइम के बारे में। जो एंजाइम होता है बेटा वो आपका जो है रेट ऑफ रिएक्शन को जो है क्या करता है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। और वो जो एंजाइम है वो जो है रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं करता है। मतलब एंजाइम एक टाइप का कैटालिस्ट है जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, बढ़ाता है। और ये विदाउट इन्वॉल्व इन रिएक्शन, ये रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। और एंजाइम ऑलमोस्ट प्रोटीन, जितने आपके एंजाइम है बेटा वो ज्यादातर क्या है, प्रोटीन है। एक्सेप्ट किसको छोड़ करके बच्चों, तो आप लोग बताएंगे न्यूक्लिक एसिड। कुछ न्यूक्लिक एसिड है जो एंजाइम की तरह काम करते हैं, उसका नाम है क्या बेटा, राइबोजाइम। ठीक है ना, राइबोजाइम। और जो आपके एंजाइम होते हैं वो अप्रॉक्सीमेट 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर करने पर वो क्या होते हैं बेटा, डैमेज। लेकिन थर्मोएसिडोफिलस आपका बैक्टीरिया होता है जिसमें जो है 80 से 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी उसके एंजाइम एक्टिव होते हैं। ठीक है ना। तो अब हम लोग आगे चलने वाले हैं बच्चों कि जो प्रोटीन आपका एंजाइम है वो क्या है, प्रोटीन है। तो वो प्रोटीन है बेटा लाइक प्रोटीन। तो प्रोटीन है तो इसमें भी प्रोटीन की तरह प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी स्ट्रक्चर क्या होंगे, पाए जाएंगे। और इसमें जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है बेटा, टर्सरी स्ट्रक्चर जो इसमें पाया जाता है वो टर्सरी स्ट्रक्चर क्या करता है बेटा, यहां देखना, टर्सरी स्ट्रक्चर के पास एक्टिव साइट पाया जाता है। एक्टिव साइट वो साइट होते हैं बेटा जहां पर रिएक्टेंट बाइंड करते हैं। रिएक्टेंट बाइंड करते हैं, रिएक्टेंट क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। और रिएक्टेंट जो बाइंड करता है इसी को कहते हैं बेटा एक्टिव साइट। और अगली बात बच्चों, जो एंजाइमेटिक रिएक्शन है वो कैसे चलती है, एक एंजाइम कैसे रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। तो एंजाइम पहले सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा, देन एंजाइम जो है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, देन जो है एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देगा और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, देन एंजाइम अलग हो जाएगी और प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। देन नेक्स्ट जो है आपके रिएक्शन में ये एंजाइम इन्वॉल्व होगा। तो यहां पर एंजाइम कोई है वो बाइंड किया सबस्ट्रेट से और क्या बनाया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और ये एंजाइम जो है अब इस सबस्टेंस को चेंज कर दिया किसमें, प्रोडक्ट में। तो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना और फिर ये जो आपका एंजाइम है बेटा, ये एंजाइम प्रोडक्ट दोनों अलग हो गए। अब फिर जो है ये एंजाइम आपका न्यू सबस्टेंस से क्या करेगा, बाइंड करेगा। इस तरीके से एंजाइम का होता है किसी रिएक्शन में रोल। बच्चों, जो एंजाइम होता है ये दो टाइप्स के होते हैं। मतलब एंजाइम इनहिबिशन जो रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर दे और उसी को कहते हैं इनहिबिटर कहते हैं बेटा। एंजाइम एक इनहिबिटर होता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, और एक होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, जो क्लोजली रिलेटेड होते हैं सबस्ट्रेट के, बिल्कुल सबस्ट्रेट की तरह दिखे। ये मान लीजिए कोई एंजाइम है, ये कोई एंजाइम है और सर इस एंजाइम से मान लीजिए कोई जो है रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, ये जाके बाइंड करेगा। और रिएक्टेंट की तरह कोई अनदर सबस्टेंस है जो यहां पर पहले बाइंड कर गया जाके। अब बताइए यहां पर रिएक्टेंट बाइंड करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा। और ये जो है आपका वही कह रहे हैं क्लोजली रिलेटेड क्या होता है, सबस्टेंस, और यही आपका बाइंड करता है एक्टिव साइट पर। सबस्टेंस मतलब जो है अनदर सबस्टेंस होता है जो रिएक्टेंट के जगह पर जाकर के बाइंड कर जाता है एंजाइम से। तो रिएक्टेंट अब बाइंड नहीं कर पाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्लो हो जाएगा। और ये नॉन कॉम्पिटिटिव क्या होते हैं बेटा, ये जो है एंजाइम के शेप को चेंज नहीं, मतलब इसके एंजाइम के जो एक्टिव साइट होता है उसके शेप को ये चेंज कर देते हैं। कैसे, एलोस्ट्रिक साइट पर बाइंड करते हैं। नॉन कॉम्पिटिटिव आपके जो होते हैं ये जा करके एलोस्ट्रिक साइट पर बाइंड करते हैं और वहां पर बाइंड करके एक्टिव साइट के जो है शेप को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। और एक्टिव साइट के शेप को चेंज करेंगे तो रिएक्टेंट जा करके वहां पर बाइंड नहीं कर पाएगा। मींस
रिएक्टेंट और जो है आपका एंजाइम कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाएगा। और अगर जो है बेटा रिएक्टेंट एंजाइम कॉम्प्लेक्स नहीं बना तो बताओ रिएक्टेंट जो है अब एंजाइम जो है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, मींस जो है आपका यहां पर प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। तो यहां पर जो है एंजाइम की एक्टिविटी को जो है ये खत्म कर देता है कौन, इनहिबिटर। और ये दो टाइप्स के होते हैं, कॉम्पिटिटिव और दूसरा कौन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। बच्चों रिएक्शन जो होता है ये दो टाइप्स का होता है, एक फिजिकल रिएक्शन और दूसरा कौन, केमिकल रिएक्शन। फिजिकल रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, केवल फिजिकल स्टेट जो है केवल स्टेट चेंज हो, ओनली स्टेट चेंज हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं फिजिकल रिएक्शन। जैसे आपका जो है वाटर है, जो आपका वाटर है बेटा, वाटर ये कन्वर्ट हो जाए किसमें, आइस में, और आइस कन्वर्ट हो जाए किसमें, तो ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए। यहां पर ये आपका जो है पहले ये वाटर है, ये वाटर है, और यहां देखिए सर ये वाटर चेंज हो जाए किसमें, वेपर्स में चेंज हो जाए, और या तो यही वाटर किसमें चेंज हो जाए, आइस में, और इसका फार्मूला क्या होगा, H2O। सबका ये कैसा है, गैस है, ये कैसा है, लिक्विड है, ये कैसा है बताओ, ये सॉलिड है। तो स्टेट चेंज हो गया लेकिन केमिकल कंपोजिशन जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं फिजिकल रिएक्शन। और बच्चों ध्यान रखना, केमिकल रिएक्शन पुराना बॉन्ड टूट जाए और नया बॉन्ड बन जाए, इसी को कहते हैं हम लोग क्या बेटा, केमिकल रिएक्शन। एक यहां पर इंपॉर्टेंट जो है रिएक्शन दिया हूं, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिना एंजाइम के रिएक्शन कर रहे हैं और बना रहे हैं बाइकार्बोनेट, और 200 मॉलिक्यूल्स बन रहा पर घंटा, पर आवर। ध्यान रखना, पर आवर 200 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। ये आपका जो है विदाउट एंजाइम काम हो रहा है। सर जब एंजाइम विथ एंजाइम काम कराए, यहां पर एंजाइम की उपस्थिति में ये रिएक्शन कराए तो आपका 6 लाख मॉलिक्यूल्स पर सेकंड बनने लगा। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन 10 मिलियन टाइम्स जो है बढ़ गई सर। तो ये जो रिएक्शन है एनसीईआरटी में दी गई है, इससे पावर ऑफ एंजाइम समझ में आता है। तो इसे आप लोग ध्यान देंगे, ये ऐसे ग्राफ बना होगा आपके बुक में। इधर दिया है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कैसे प्रोग्रेस हो रही है सर, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। और इधर जो है आपका पोटेंशियल एनर्जी दिया होगा। और ये ग्राफ जो है यहां पर कौन है, रिएक्टेंट है बेटा। रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा किसमें बताओ, प्रोडक्ट में। एक रास्ता ये है, ए है, और ये एक रास्ता बी है। तो बताओ जल्दी प्रोडक्ट किस रास्ते से बनेगा, बी वाले से। ये विदाउट एंजाइम है, ये विदाउट एंजाइम है बेटा, ये बिना एंजाइम के है। और बी वाला जो रास्ता है ये विद एंजाइम के है, ये एंजाइम के साथ रिएक्शन हो रही है। और ध्यान रखना, ये जो नीले रंग से ये गैपिंग दिखाया हूं, इसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, तो ध्यान रखना बच्चों, आपका जो है एक्टिवेशन एनर्जी ए वाले में क्या है, ज्यादा है। ए वाले में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा लग रहा है, यहां से यहां तक एक्टिवेशन एनर्जी, और बी वाले में एक्टिवेशन एनर्जी कम है। मतलब जो एंजाइम होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। और कैसे बेटा, तो बताना, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके हमारा एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, बढ़ा देता है। अगला पॉइंट है बच्चों यहां पर फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम को कौन कौन इफेक्ट डालता है, तो पीएच है, टेम्परेचर है, और तीसरा पॉइंट है नंबर ऑफ सबस्ट्रेट, और चौथा पॉइंट है बेटा इनहिबिटर। तो ये कौन, ये लोग जो है क्या करते हैं, ये इफेक्ट डालते हैं। और यहां पर एक ग्राफ प्लॉट किए हैं, क्या जो है पीएच को लेकर, टेम्परेचर को लेकर के, ऑप्टिमम चाहे पीएच हो चाहे टेम्परेचर हो, उस पर जो एक्टिविटी ऑफ एंजाइम होगा वो बेस्ट होगा, वो हाई होगा, एंजाइम एक्टिविटी वो हाई होगा बेटा। लेकिन उससे ज्यादा करने पर, उससे कम करने पर पीएच या टेम्परेचर, तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये दोनों केस को मैंने पढ़ लिया एक ही ग्राफ से। अगली बात बच्चा, यहां पर एक ग्राफ है, ये एंजाइम कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन है। मींस ये रिएक्टेंट मींस क्या है, सबस्टेंस है बेटा। सबस्टेंस की मात्रा बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की जो रेट है वो बढ़ेगी। लेकिन एक समय के बाद बेटा जो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा, वो जो है क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना आप लोग।
अगली बात बच्चा आपका ये हेडिंग है कौन, इनहिबिटर। इनहिबिटर जो है क्या है, यहां पर देखिए इनहिबिटर जो है, ये एग्जांपल याद रखना, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के लिए इनहिबिटर कौन है, माइलोनेट। एनसीईआरटी में ये एग्जांपल दिया है, इस एग्जांपल को याद रखना आप लोग बच्चा। अगली बात बेटा जब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ये पॉइंट याद रखना, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का यूज हम लोग पैथोजेन, बैक्टीरियल पैथोजेन के जो है कंट्रोल में करते हैं, मतलब उसके इन्फेक्शन को बचाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट है बेटा क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। जो आपका एंजाइम है बेटा ये कितने क्लास में डिवाइड है, तो आप लोग बताइएगा 6, सब क्लास कितना है, 4 से 13। ये सब क्लास है। पहला है डिहाइड्रोजिनेज, रिमूव करता है ये किसको बताओ, ऑक्सीजन को। जो ऑक्सीजन को रिमूव करे उस जो है एंजाइम को हम लोग क्या कहेंगे, डिहाइड्रोजिनेज। और ट्रांसफरेज अगला एंजाइम है बेटा, ये क्या करता है, ये फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर कर देता है। ये एस है, इसके जगह पर चलाएगा, ये फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, आप फंक्शनल ग्रुप को ये जो है क्या करता है, ये ट्रांसफर करता है। जो एंजाइम बेटा फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करेगा उसका नाम होगा क्या, ट्रांसफरेज एंजाइम। अगला है बेटा हाइड्रोलेज एंजाइम। हाइड्रोलेज एंजाइम बेटा ध्यान रखना, ये जो है वाटर को रिमूव करता है, वाटर को रिलीज कराता है। कहां कहां से, तो आप लोग बताना, ईथर से, ईस्टर से, पेप्टाइड से, कार्बन कार्बन से, हाइलाइट से, फास्फोरस और नाइट्रोजन के बीच में और ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड के बीच में अगर ये बॉन्ड है कहीं पर, तो वहां से ये एंजाइम अगर है तो हाइलोनेज, तो वहां पर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होगा, और जो यहां से वाटर मॉलिक्यूल्स निकलवाता है उनका नाम क्या है, हाइलोनेज। यहां पर आइसोमेरेज एंजाइम है बेटा, आइसोमेरेज क्या करता है, आइसोमेरिज्म को चेंज कर देता है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े हैं। तो वो एंजाइम जो आइसोमेरिज्म को चेंज कर दे उसे क्या कहेंगे, आइसो जो है उस एंजाइम को कहेंगे क्या, उसे कहेंगे आइसोमेरेज। लाइगेज एंजाइम है बेटा, लाइगेज एंजाइम आप लोगों को याद होगा, ये डीएनए फ्रेगमेंट को क्या करता है, डीएनए फ्रेगमेंट को आपस में ज्वाइंट करता है, ये जोड़ता है, या आरएनए फ्रेगमेंट को आपस में जोड़ता है। ये कार्बन और ऑक्सीजन कहीं पर बॉन्ड होगा, कार्बन एंड ऑक्सीजन कहीं पर बॉन्ड होगा, कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन एंड सल्फर, कार्बन एंड नाइट्रोजन, फास्फोरस और ऑक्सीजन, तो उनको क्या करेगा, ज्वाइन करेगा, ये जोड़ेगा बेटा, जोड़ेगा, ठीक है ना। अगला है लाइएजेस। लाइएजेस क्या करता है बेटा, तो ध्यान रखना, लाइएजेस का काम है बेटा सिंगल बॉन्ड को ये जो है सिंगल बॉन्ड को चेंज कर देगा, चेंज कर देता है किसमें, डबल बॉन्ड में। ये डबल बॉन्ड में चेंज कर देता है, सिंगल बॉन्ड को ये चेंज कर देता है किसमें, डबल बॉन्ड में चेंज कर देता है। ये कौन है, लाइएजेस। यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई है, ये सिंगल बॉन्ड है और ये कन्वर्ट हो गया किसमें बताओ, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और ये आपका फंक्शनल ग्रुप निकल गया। लाइएजेस का काम है बेटा सिंगल बॉन्ड को कन्वर्ट करना किसमें, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना, ये लाइएजेस का काम था। अगला पॉइंट है आपका हेडिंग है बेटा कोएंजाइम। कोएंजाइम क्या है, तो आप लोग जानते हो, ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, सभी एंजाइम आपके प्रोटीन है बेटा, आर प्रोटीन, ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, सभी एंजाइम प्रोटीन है। तो ध्यान रखना बच्चों कि ऐसा एंजाइम मतलब जिसके पास जो है, जो प्रोटीन का पार्ट है और एक अनदर पार्ट है, तो जो आपका प्रोटीन वाला पार्ट है, प्रोटीन वाला पार्ट, उसका नाम है एपोएंजाइम। एपोएंजाइम क्या होता है, ऐसा माने प्रोटीन का पार्ट वाला एंजाइम को हम लोग कहते हैं बेटा एपोएंजाइम। और जो अनदर पार्ट होता है वो हो सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, वो हो सकता है मेटेलिक ऑर्गन हो, तो मेटेलिक कंपाउंड हो, तो ये आपका कहलाएगा कोफैक्टर। मींस कोई एंजाइम है उसमें जो प्रोटीन का पार्ट है उसका नाम एपोएंजाइम और अनदर पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, कोफैक्टर। अगली बात बच्चों, यहां पर जो है कोफैक्टर कितने टाइप्स का होता है, तो बताइएगा 3 टाइप्स का होता है सर। पहला है आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरा कोएंजाइम, तीसरा मेटालिक आयन। ये अच्छा पॉइंट है।
आइए आपको दिखाते हैं बेटा प्रोस्थेटिक ग्रुप है क्या। तो ये एक टाइप्स का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये जो है एपो एंजाइम से टाइटली बाइंड होता है। ये जो है टाइटली बाइंड होता है। तो ये एक टाइप्स का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये टाइटली बाइंड होगा बेटा, टाइटली जुड़ा होगा विथ एपो एंजाइम मींस प्रोटीन वाले पार्ट से। और जो हीम होता है कैटालेज और पर ऑक्सीडेज के लिए जो है ये क्या करता है, ये बिल्कुल पर ऑक्सीडेज और दूसरा एंजाइम को कैटालेज हीम जो है उसमें किसकी तरह है, तो आप लोग बताएंगे ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है। प्रोस्थेटिक ग्रुप है मींस जो हीम है ये एक आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है किसमें जो है ये बिल्कुल प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह काम करता है। एपो एंजाइम से टाइटली बाइंड होता है किसमें, कैटालेज और पर ऑक्सीडेज में। अगला पॉइंट है बेटा कोएंजाइम। कोएंजाइम भी एक टाइप्स का ऑर्गेनिक कंपाउंड है बट वो एपो एंजाइम से लूजली बाइंड होता है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो यहां पर लिखा है एपो एंजाइम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये लूजली बाइंड होता है किससे बताओ, एपो एंजाइम से। और इसका एग्जांपल क्या है, विटामिन नियासिन बेटा और NADP ये आपके क्या है, कोएंजाइम है। यही ये कोएंजाइम की तरह काम करते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है बेटा मेटल आयन। और जो मेटल आयन है ये मेटल ही के फॉर्म में पाए जाते हैं हमारे में। ये मेटल आयन मेटल्स आयन के फॉर्म में पाए जाते हैं मींस जो है एपो एंजाइम के साथ जुड़े रहते हैं। एपो एंजाइम के साथ जुड़े रहते हैं। एपो एंजाइम मतलब प्रोटीन, अगर प्रोटीन जो है मतलब एंजाइम, जो एंजाइम में जो है बेटा आपका मेटल आयन होता है उसी को कहते हैं मेटल आयन। आपका जैसे जिंक है किसमें, प्रोटियोलिटिक एंजाइम में या कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम में जिंक जो है एक किसके तरह बिहेव करता है, मेटल आयन की तरह। अगला पॉइंट है बेटा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड है क्या, न्यूक्लिक एसिड जो है आप लोग जानते होंगे बेटा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड को हम लोग कहते हैं क्या, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो हम लोग कहते हैं बेटा क्या कहते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। या कहे तो पॉलीमोनोसैकेराइड। पॉलीमोनोसैकेराइड्स को हम लोग कह सकते हैं क्या बेटा, हम लोग कह सकते हैं न्यूक्लिक एसिड। सर कैसे मोनोसैकेराइड कह दिया आपने, पॉलीमोनोसैकेराइड। मैंने कहा हाँ बेटा इसमें मोनोसैकेराइड होता है जिसको आप लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पेंटोज शुगर के नाम से। किसके नाम से बेटा, पेंटोज शुगर के नाम से। और ये आपका फॉस्फेट ग्रुप है। फॉस्फेट ग्रुप इसमें जो है 3 पार्ट होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप, दूसरा पेंटोज शुगर, तीसरा आपका नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस को हम लोग ध्यान रखना बेटा, नाइट्रोजिनस बेस को हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। और ये मोनोसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड मींस पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर आप लोग ध्यान रखना, डीएनए रहे अगर आरएनए रहेगा तो क्या लेंगे, राइबोज। और राइबोज का डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है बेटा, ये राइबोज का डायग्राम है। ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, और दूसरे कार्बन पर OH, पहले पर OH, तीसरे पर OH और चौथे पर जो है कार्बन पर CH2 और क्या होता है बेटा OH। ये एक पेंटोज शुगर का डायग्राम है। और अगर जो है राइबोज का डायग्राम है और इसके दूसरे कार्बन से ऑक्सीजन को हटा दे तो क्या हो जाएगा, डीऑक्सीराइबोज। मींस डीएनए बनाते समय हम लोग यूज करते हैं क्या, डीऑक्सीराइबोज। और आरएनए बनाते समय क्या यूज करते हैं बताओ, राइबोज का यूज करते हैं। आइए हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पर। यहां पर 2 साइकिल बना है, एक प्यूरीन और दूसरा पिरामिडीन। एक प्यूरीन दूसरा पिरामिडीन। इस डायग्राम को आप लोग जो है इसको ध्यान रखना, ये आपका एडेनिन है और ये कौन है, यूरेसिल। इस डायग्राम को याद रखना, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, पूछे भी गए हैं और आपके एनसीईआरटी में दिए गए। अगला हेडिंग है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बेटा ध्यान रखना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग बेटा जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मॉलिक्यूलर फार्मूला को ही मानता है क्या, स्ट्रक्चर, संरचना। मतलब जैसे अमोनिया का संरचना बनाना है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहती है NH3CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का ये क्या है, आपका स्ट्रक्चर है। मींस इनऑर्गेनिक के अकॉर्डिंग जो है किसी का जो स्ट्रक्चर होता है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है।
और मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर वो जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कारण वो जो है क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे अमोनिया का स्ट्रक्चर बना दिया NH3 का, ये अमोनिया का स्ट्रक्चर है बेटा, तो ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कारण है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसी के स्ट्रक्चर को 2D में हमको दिखाता है बेटा। और जब फिजिक्स की बात करेंगे, फिजिक्स हमें प्रोटीन का स्ट्रक्चर 3D में दिखाएगा, और बायोलॉजी आपका जो है कितने डी में दिखाएगा बताओ, 4D में दिखाएगा स्ट्रक्चर को। अगला पॉइंट है बेटा, ध्यान देना कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, किसी प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है ये मदद करता है एमिनो एसिड की अध्ययन में, स्टडी में। क्या स्टडी में? सीक्वेंस एंड पोजीशन। जैसे यहां पर एक डायग्राम बनाया हूं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो बताओ मिथियोनिन कितने पोजीशन पे है, तो बताओ तीसरे पर। और इसका सीक्वेंस क्या है, तो पहले वायलिन, देन आपका जो है ग्लूटामिक एसिड, देन वायलिन, देन मिथ्योनिन, देन सेरीन। ये जो आपका ये एक प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, और इस प्रोटीन के अंदर बताओ ढेर सारे बेटा क्या है, एमिनो एसिड है। और इस एमिनो एसिड के अंदर जो है सीक्वेंस एंड पोजीशन का स्टडी हमको किस स्ट्रक्चर से मिलता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से। आगे चलते हैं बच्चों, यहां पर एक जो है डायग्राम बना है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का, मींस लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का। लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यहां पर जो है क्या बनेगा, इनके बीच में जो है एक बॉन्ड बनता है जिसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, इसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और जो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा तो पहला जो फर्स्ट एमिनो एसिड होगा उसमें NH2 फ्री रहेगी, और NH2 फ्री होने के रीजन से इसको कहते हैं N टर्मिनल। और जो लास्ट एमिनो एसिड होता है बेटा, जो लास्ट एमिनो एसिड होता है इसमें जो है COOH जो है आपका फ्री होता है, इसको कहेंगे क्या बताओ, C टर्मिनल कहेंगे। आगे चलते भाइयों बहनों, ये आपका जो है एक लीनियर स्ट्रक्चर है किसका, प्रोटीन का। ये मान लो एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड है। लीनियर स्ट्रक्चर आप एक जो है प्रोटीन का है, और लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को हम लोग कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और फर्स्ट एमिनो एसिड जो होगा उसमें क्या टर्मिनल होगा, N टर्मिनल। और लास्ट एमिनो एसिड जो होगा वो कौन होगा बेटा, C टर्मिनल। अभी हम आपने ऊपर देखा बच्चों, यहां पर इसको अगर राइट हैंडेड कॉइल कर दोगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को राइट हैंडेड अगर कॉइल कर दोगे तो क्या बन जाएगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को उलेन लाइक उनके ग्वाल गेंद जैसा अगर जो है आप कॉइल कर दोगे तो ये टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बन जाएगी। और ये टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में एक्टिव साइट पाया जाता है। यही हम लोग एंजाइम में पढ़ रहे थे कि एंजाइम के टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या पाया जाता है, एक्टिव साइट। और जो आपका रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट बेटा या सबस्ट्रेट बोल दो, सबस्ट्रेट जो है ये बाइंड करता है किससे, एक्टिव साइट से। भाइयों बहनों, ये जो आपका उलेन लाइट है, ये जो एंजाइम है, ये आपस में चारों आपस में ऐसे बाइंड कर जाए तो ये टर्सरी मींस ये जो है टेट्राड जो है स्ट्रक्चर बनाते हैं, 4 जो है ये जो है चतुर्थ डायग्राम बनाते हैं। और याद रखना ये जो है आपका जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, ये जो है बेटा क्या एग्जांपल है, तो बताना हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में जो आपका ग्लोबुलिन है उसमें जो है बेटा 2 अल्फा चेन पाया जाता है और 2 का पाया जाता है, बीटा चेन पाया जाता है। 2 अल्फा 2 बीटा चेन आपस में बाइंड करके क्या बनाता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो बच्चों ये आपका था बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में कुछ पॉइंट जो है आपके होंगे मेटाबॉलिक रिएक्शन को लेकर के, उसे आप लोग एनसीईआरटी से रीड कर लीजिएगा। धन्यवाद। अगले क्लास मिलते हैं बच्चों और स्टार्ट करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी। थैंक यू बेटा।